नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली में मोदी बनाम केजरीवाल का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनावी प्रचार में दोनों एक दूसरे पर सीधे हमले कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि दिल्ली की जनता आपदा का खेल जान गई है, उनकी पोल खुल गई है और ऐसे में भाजपा की जीत पक्की करने के लिए दिल्ली की जनता निकल पड़ी है। हार के डर से आपदा वाले रोज रोज नई नई घोषणाएं करते हैं। वे नारे लगाते हुए कहते हैं कि फिर आएंगे, लेकिन जनता कहती है कि फिर खाएंगे, फिर खाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि इतिहास में पहली बार कोई पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास मैनिफेस्टो जारी किया गया है और केंद्र की मोदी सरकार से इस वर्ग के लिए 7 सूत्रीय मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि सरकारें मिडिल क्लास का एटीएम की तरह इस्तेमाल करती है। ये क्लास टैक्स टेररिज्म का पीड़ित है। उन्होंने मांग की है कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए संजीवनी योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में वृद्धि, आयकर छूट में वृद्धि सहित कई वायदे किए हैं। इतना ही नहीं, पार्टी ने मिडिल क्लास मैनिफेस्टो.com नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च की है और लोगों से अपील की है कि वे वेबसाइट पर साइन इन करके केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाए। कुल मिलाकर ये मैनिफेस्टो कम, मांग पत्र ज्यादा लग रहा है। आज हम इसी मिडिल क्लास पर लग रहे सियासी दांव पर बात करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि मोदी को केजरीवाल का काउंटर करने के लिए क्यों उतरना पड़ा। सौगातों की मार कहीं इसी मिडिल क्लास पर तो टैक्स के रूप में नहीं पड़ेगी। सौगातों के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगना कितना सही है। तो बता दें आपको कि एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, संकल्प पत्र का पार्ट 1, पार्ट 2 लॉन्च किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी अपने घोषणा पत्र में तमाम दावे कर चुकी है और उन तमाम योजनाओं को आगे एक बार फिर से चलाने की बात की जा रही है जो 10 साल से आम आदमी पार्टी के जरिए चलाई जा रही है। उन तमाम उपलब्धियों को बताते हुए आम आदमी पार्टी एक बार फिर से ये दावा कर रही है कि दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी को ही सौंपेगी और ऐसे में ये वाकई देखने वाली बात होगी कि आम जनता के दिल में क्या है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इन दावों और वायदों के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला भी जारी है। अब बात मिडिल क्लास की आ रही है। ये कहा जा रहा है कि देखिए, मिडिल क्लास के लिए आम आदमी पार्टी ही सबसे ज्यादा सोचती है और आम आदमी पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया उसमें मिडिल क्लास के लिए बहुत सोचा है, केंद्र सरकार से मांग की है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है, जब केंद्रीय सरकार से मांग की जा रही है तो फिर केंद्र सरकार की पार्टी को ही दिल्ली की सत्ता में क्यों नहीं बिठाया जाए, जिससे ये तमाम जो वायदे दावे किए जा रहे हैं फिर कम से कम आरोप बनकर साबित ना हो या आरोप लगाकर अपने आप से पल्ला झाड़ने की कोशिश ना की जाए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको यहां समझने और परखने की जरूरत है। तो दिल्ली में मोदी बनाम केजरीवाल का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनावी प्रचार में दोनों एक दूसरे पर सीधे हमले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा है कि दिल्ली की जनता आपदा का खेल जान गई है और उनकी पोल भी खुल गई है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विक्रमजीत पासी जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। स्वागत है आपका। हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ गए, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत विक्रमजीत पासी जी आपके साथ ही करते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता आपदा का खेल जान गई है, उनकी पोल भी खुल गई है। जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वायदे करते थे, यानी कि पक्की जीत के दावे करने वाली जो आम आदमी पार्टी है, उनकी पोल पूरी तरह से खुल गई है। इसे कैसे देखते हैं आप? जी, आपको भी नमस्कार, मेरे को पैनलिस्ट, मेरे आदरणीय वत्स साहब और बाकी पैनलिस्ट और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, बात ऐसा है कि मोदी जी जुमलों वाले मोदी जी हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि हमारे देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है
तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मोदी जी अपनी कुर्सी की रिस्पेक्ट नहीं करते। आप देख रहे हैं कि जो आपदा विपदा और झूठापन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में शुरू हुआ, वो आज तक चल रहा है और लोग इसको पहचानने धीरे धीरे लग गए हैं। अगर कोई आपदा है तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर कोई विपदा है तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर कोई झूठी है तो बहुत झूठी पार्टी, गाली गलोच वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो 2013 में पहली बार इलेक्शन लड़ती है, जितनी गारंटियां देती है उनमें से मैक्सिमम पूरी करती है और अपना हर एफर्ट करती है लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने। अब अगर हमने दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि हम आपको इस महंगाई के जमाने में, जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी, हम आपको राहत दिलाएंगे, तो दिल्ली में, ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र के डाटे हैं कि दिल्ली में इन्फ्लेशन सबसे कम है बाकी देश के मुकाबले, बाकी स्टेट्स के मुकाबले। 20 स्टेट्स में बीजेपी है लेकिन दिल्ली में 4% सबसे कम है। उसके बाद बेरोजगारी दिल्ली में सबसे कम है, दिल्ली में राहतें सबसे ज्यादा हैं, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। अगर हमने 200 यूनिट की बात की थी इस महंगाई के जमाने में तो वो पूरी की। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा था हम 50 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, वो धोखा निकला। हमने कहा था कि हम आपको पानी फ्री देंगे, ठीक है। किया। आलोक वत्स जी, देखिए आज सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं, कह रहे आपदा की स्थिति में आप लेके आए देश की जनता को, आरोप आप आम आदमी पार्टी पे लगा रहे हैं कि आपदा का खेल देखा है इस सरकार में। कैसे देखा, किसने देखा? कह रहे जो वायदे आप लोग करते थे वो तो पूरे करते नहीं है। दूसरों पर आरोप लगाने के लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं। देखिए नेहा जी, जो वस्तु स्थिति है उसका मूल्यांकन होना चाहिए। पिछले साल गर्मियों में पानी के लिए जो हाहाकार मचा था उसका कवरेज आपके भी प्रेस्टीजियस चैनल ने किया था। किस तरीके से टैंकर माफिया का राज हुआ और कैसे लोग परेशानी का सबब झेले, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। इन्होंने कहा था हम हर घर में पानी पहुंचा देंगे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। जब बारिश का मौसम आया तो आईटीओ के पास कमर भर पानी में खड़ा होके हम जैसे लोगों को डिबेट करना पड़ा एंकर के अनुरोध पर, और वो गंदा पानी था। वो इन्होंने कहा था कि हम नाले की ऐसी सफाई करा देंगे कि 1 इंच पानी कहीं नहीं रहेगा। वो भी आपके चैनल ने भी कवर किया था। इन्होंने कहा था कि जमुना को हम स्वच्छ निर्मल कर देंगे। आज मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जमुना से ज्यादा गंदा नदी शायद ही भारत में कोई दूसरा। तीसरी बात इन्होंने कही थी कि पंजाब में सरकार दे दीजिए तो हम पराली की समस्या को सदा के लिए दूर कर देंगे, हम पराली से खाद पैदा कर देंगे। आपके भी प्रेस्टीजियस चैनल ने कवर किया कि इस साल का प्रदूषण का AKU सबसे ज्यादा दिल्ली में पाया गया, वहां भी ये फेल हो गए। इन्होंने कहा था कि MCD में हमारी सत्ता नहीं है इसलिए हम बहुत से काम नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली की जनता ने विश्वास करके इनको MCD सौंप दिया। इन्होंने कहा था जो 3 लैंडफिल साइट हैं जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ के कूड़े के ढेर खड़े हैं उसको हम जमींदोज कर देंगे, लेकिन वो आज भी खड़े हैं। हर गली मोहल्ले में इन्होंने शराब की दुकानें खुलवा दी, एक पर एक फ्री कर दिया। सवाल इस बात को लेकर है ना आलोक वत्स जी, ये तो देखिए सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये दावा भी ये कर रहे हैं कि अगर कोई मैनिफेस्टो जारी किया गया है तो वो आम आदमी पार्टी ने मिडिल क्लास के लिए जारी किया। कोई नहीं सोचता मिडिल क्लास के लिए, सिर्फ और सिर्फ पिसता है मिडिल क्लास। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं मिडिल क्लास के लिए भी सोच रहे हैं, जो लोअर वर्ग है उसके लिए भी सोच रहे हैं, हर वर्ग के लिए सोच रहे हैं हम। कौन सोचता है? ये जितनी समस्याएं मैडम मैंने गिनाई है ये क्या मिडिल क्लास के लिए नहीं है? ये सारी समस्याएं मिडिल क्लास की हैं। और इनके बड़े बड़े नेता अपराध के मामले में, घुसखोरी के मामले में जेल में गए, अभी भी बेल पे बाहर हैं लेकिन विचाराधीन है।
कोर्ट के अभी क्या कोर्ट का फैसला आएगा ये बाकी। ठीक है। इन्होंने जिनको चीफ मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट किया है आदरणीय केजरीवाल जी को, उनपे जो स्ट्रिक्चर है सुप्रीम कोर्ट का कि ना तो वो ऑफिस अटेंड कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर का, ना वो किसी फाइल पे दस्तखत कर सकते हैं, और ना ही वो कोई मीटिंग होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसा चीफ मिनिस्टर लेके दिल्ली करेगा क्या? जरा ये मुझे आप बता दीजिए। आपके दफ्तर का एमडी कोई भी काम के लिए उसको अलाउ नहीं हो तो करेगा क्या आखिर? विक्रम जी जवाब दीजिए। और सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि देखिए हर चीज अगर केंद्र के पाले में ही फेंक दी जाएगी, वो गेंद केंद्र के पाले में ही फेंकी जाएगी, तो केंद्र में जो सरकार है उसी को जनता दिल्ली की सल्तनत क्यों ना सौंपे? अब आप ये कह रहे हैं कि देखिए केंद्र की मोदी सरकार से भी इस वर्ग के लिए 7 सूत्रीय मांग की है। जब आपको पूरे साल, पूरे 5 साल, पूरे कार्यकाल में मांग ही करनी है केंद्र सरकार से, और फिर यही कहना एंड में कि देखिए हमने तो जो मांग की थी और हमें दिया नहीं गया या हमारी पूर्ति नहीं की गई, तो फिर ऐसे ही सरकार को क्यों नहीं सौंप दिया जाए जो डबल इंजन की हो? नेहा जी, पहले मैं आपकी डबल इंजन की बात का ही जवाब दे दूं। हाँ। कि डबल इंजन का नजारा हम मणिपुर में देख रहे हैं। क्या हालत कर दिया इन्होंने मणिपुर की डबल इंजन की सरकार। हाँ। एनसीआरबी का डाटा उठाइए जरा। एनसीआरबी के डाटे के मुताबिक पहले 4 जो स्टेट्स है ना क्राइम में सबसे ज्यादा, नंबर 1 पे यूपी है, उनमें डबल इंजन की सरकार है। मर्डर्स का मैं डाटा देख रहा था नेहा जी, एक साल 2022 में 3491 मर्डर यूपी में हुए, नंबर 1। नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र, सभी में डबल इंजन की सरकार। नंबर 4 राजस्थान, इसमें भी डबल इंजन की सरकार। तो डबल इंजन की सरकार जहां भी है वहां पे लोगों का जीना मुहाल कर दिया इन लोगों। दूसरी तरफ दिल्ली एक सेमी स्टेट है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। दिल्ली में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये 3 सेक्टर्स छोड़ दो, लैंड और ये पुलिस वगैरह, तो बाकी स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हैं, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, इन्होंने रातों रात नोटिफिकेशन लेके आए। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार जब 2014 में आई थी, तो आपको याद होगा दिल्ली का बजट 24,000 करोड़ था। अब आम आदमी पार्टी की नीतियों की वजह से दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ हुआ, और दिल्ली ही एकमात्र स्टेट है जहां रेवेन्यू सरप्लस है 3,000 करोड़। बीजेपी की किसी स्टेट में भी रेवेन्यू सरप्लस नहीं है, कर्जा लगातार बढ़ा है। केंद्र में भी इन्होंने 55 लाख करोड़ से बढ़ा के 205 लाख करोड़ कर्जा कर दिया। अब दूसरी बात ये कर रहे थे भ्रष्टाचार की, तो इनको मैं पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों की शरण स्थली जो भारतीय जनता पार्टी है, छगन भुजबल की फाइल क्यों गुम की भाई? तो सीबीआई जाके कहती है जिसके जो हमारे पास सबूत थे, जो फाइल थी वो गुम हो गई जी। अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला चक्की पी सिंह मोदी जी कह रहे थे, 4 दिन बाद क्या वो 70,000 करोड़ का लेन देन हुआ कि अजीत पवार इनका आज चहेता बना हुआ है। हेमंत विश्व शर्मा, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हेमंत विश्व शर्मा जिसके ऊपर खुद बीजेपी ने बुकलेट निकाली थी, आज इनका चहेता है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए डबल इंजन की सरकार क्यों चाहेगी फिर जनता, जब इसी तरह के हालात देखने हैं? तो देखिए नेहा जी, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां की जनता हमें दोबारा तिबारा रिपीट कर रही है। इसका मतलब है कि वहां जनता हमारे कार्यों से संतुष्ट है। इनके भी कार्यों से संतुष्ट थी तो इनको 3 बार रिपीट कर दिया दिल्ली की जनता ने, लेकिन इस बार इनका थोड़ा मामला फंस गया है। इनके अपने नीतियों में के कारण इनके अपने झूठ पकड़े गए हैं, तो इनको, और कांग्रेस भी इनके ऊपर, लोकसभा में इनके साथ मैरिज हो गई पॉलिटिकल और डाइवोर्स हो गया पॉलिटिकल विधानसभा में। वो जितना भी वोट काटेगी वो इन्हीं का वोट काटेगी। एक कहावत है गांव में कि घर फूटे तो कोई भी आके लूटे। जिनके साथ इनकी पॉलिटिकल मैरिज थी लोकसभा में, ये पॉलिटिकल डाइवोर्स इनको इस बार महंगा पड़ने वाला है जी। और जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट हो रही है और पिछले चुनाव से ज्यादा वोटों से, ज्यादा सीटों से जीत रही है। तो लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। जनता हमारे बातों से, नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याण कार्यों से पूरी तरीके से संतुष्ट है।
देश आगे बढ़ रहा है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 11 से आके खड़ा हो गया। तीसरी की तरफ बढ़ने के लिए पुरजोर कवायद हो रही है और 27 तक इस लक्ष्य को भी हम हासिल कर लेंगे। नहीं, ये जो टाइमलाइन जो आप सेट करते हैं वो होता कहाँ है? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, हुई क्या? वो तो टाइमलाइन तो आप लोग सेट कर देते हैं, लेकिन उस टाइमलाइन पे कितना खरा उतरते हैं ये भी एक देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। किसानों के खाते में खाते की बात नहीं है ना सर, आलोक वत्स जी, खाते की बात नहीं है। देखिए जो बात आप लोगों ने कही थी उस बात पर क्या आप खरे उतर पाए हैं? लेकिन विक्रम जी एक सवाल मेरा बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि देखिए हम ही मिडिल क्लास के लिए सोच रहे हैं। अभी आलोक जी को आपने सुना, ये कह रहे हैं क्या मिडिल क्लास के लिए आप सोच रहे हैं? मिडिल क्लास को पानी नहीं चाहिए, मिडिल क्लास को साफ स्वच्छ हवा नहीं चाहिए, मिडिल क्लास को क्या पूजा करने के लिए यमुना का पानी नहीं चाहिए। कह रहे कहाँ मिडिल क्लास के लिए आप सोच रहे हैं? क्या सोचा आपने जो बाकी पार्टियों ने नहीं सोचा? बिल्कुल नेहा जी, देखिए बात ऐसे है कि जब हमारी सरकार दिल्ली में आई थी, आम आदमी पार्टी की सरकार, तो 1,26,000 कनेक्शन थे पानी के, जो जिसमें से 60,000 के अनमीटर्ड थे करीब। और हमारी सरकार का अब आप लेटेस्ट उठा लीजिए या डिटेल मंगवा लीजिएगा, 27,20,000 पानी के कनेक्शन हमने दिए हैं। वो मिडिल क्लास को ही ज्यादा गए हैं। हमने जो बिना भेदभाव महिलाओं को बस में सफर फ्री किया, उसमें मिडिल क्लास को राहत मिली है। हमने इनकी तरह जुमले नहीं सुनाए कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे और 12 करोड़ नौकरियां छीन ली। नोटबंदी करके अगर सबसे ज्यादा इन्होंने नुकसान किया तो मिडिल क्लास का किया। हमने दूसरी तरफ 200 यूनिट फ्री और बाकी के 200 यूनिट, जो अगले 200 यूनिट हैं 400 तक, 50% सब्सिडी पे दिए, सो दैट के मिडिल क्लास को इस महंगाई के जमाने में राहत मिल सके, क्योंकि बीजेपी ने तो सस्ता सिलेंडर किया नहीं। हमने अगर 20,000 लीटर पानी फ्री किया तो मिडिल क्लास के ही बेनिफिट के लिए किया, सो दैट कि जो बीजेपी ने कहा था कि हम रोजगार देंगे वो दे नहीं पाए। हमने अगर आपने देखा होगा कि हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस के जरिए सरकारी स्कूलों का जो स्तर ऊंचा किया, क्योंकि मिडिल क्लास की मैं एक ट्रेजेडी बताता हूँ। नहीं, मिडिल क्लास तो कह रहा है कि 200 यूनिट तक अगर बिजली फ्री दे रहे हैं तो गर्मी में किसका 200 यूनिट आता है सर? सब तो 200 यूनिट से ऊपर ही जाते हैं, मिडिल क्लास ही फैमिली। अगली 200 यूनिट 50% सब्सिडी भी दी है, इसीलिए दिया है। अगर हमारे दिल्ली में किसी ने 400 यूनिट फूंकी है ना नेहा जी, तो उसका बिल आता है 700-800 रुपया, और 400 यूनिट से ऊपर 4500। 400 यूनिट से ऊपर एक मिनट तो सुनिए, उसके बाद की मैं बात नहीं कर रहा। 400 यूनिट एक मिडिल क्लास के लिए बहुत होते हैं। अब दूसरी बात, हम मिडिल क्लास को, महिलाओं को सफर भी फ्री दे रहे हैं, हेल्थ भी फ्री दे रहे हैं, एजुकेशन भी फ्री दे रहे हैं, और उसके बाद भी अब मैं एक खेल बताता हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 142 परिवारों का 30 लाख करोड़ वेल्थ बढ़ा है, लेकिन मिडिल क्लास लोअर में चली गई, लोअर क्लास और लोअर चली गई। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नीतियां हैं। दूसरा ये एक आरोप लगा देते हैं जी, जब भी देखो इन्होंने देश के संसाधनों की लूट की। तो कहते थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रही है, 2025 तक का टारगेट दे रहे थे। ये तो हमें कह रहे थे 2022 में सारे पक्के मकान हो जाएंगे, ये तो 100 स्मार्ट सिटी देने वाले थे। कहाँ है? कुछ भी नहीं है। आयात की मैं बात करता हूँ, ये मेक इन इंडिया का बड़ा शोर मचाते थे। 2021-22 में चाइना से 7,05,000 करोड़ का आयात था, जो 2024-25 में बढ़कर 8,43,000 करोड़ हो गया। यानी आयात बढ़ा है, देश के संसाधनों की लूट हुई है। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट्स बेच दिए, चंद परिवारों की बढ़ोतरी इन्होंने की, मिडिल क्लास को पीस के रख दिया। नहीं, तो कह रहे हैं ना कि ठीक है, मिडिल क्लास को बर्बाद करने का ये तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मिडिल क्लास को बर्बाद करने का काम भी आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी इतने शराब की दुकानें खुलवा दी, हर गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खुलवा दी, इतने लाइसेंस बांट दिए कि मध्यम वर्ग ही सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ है। ये तो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। जरूर आना चाहता था, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मेरे याद आती है आज भी 27 दिसंबर 2013 को, 27 दिसंबर 2013 याद कीजिएगा। हाँ। ये मेल टुडे की जांच है जो इंडिया टुडे में भी पब्लिश हुई थी। हाँ। उस दिन अवैध शराब, जाली शराब, नकली शराब, शराब माफिया, जिसकी पुष्ट बनाई है राजनीतिक पुरानी ताकतें, जो पुरानी पार्टियां हैं ना, इनकी ताकतें कर रही थी, वो बाहर से लाके दिल्ली में नकली शराब बेचता था। क्योंकि दिल्ली के अंदर शराब बहुत महंगी कर रखी थी, हरियाणा के अंदर सस्ती थी। जो बोतल हरियाणा में 800-900 की थी, वो दिल्ली में 2200-2300 की थी। और उसके बाद फिर नकली शराब का कारोबार चलता था। आपको वो दिन याद है जब बसंत कुंज और गुड़गांव के इलाके में, जो जंगली गिटरौनी का इलाका है, वहां पे विनोद कुमार
जब अपनी टीम के साथ छापा मारने गया था अवैध शराब के खिलाफ, तो इनके गुंडों ने, जो वो वहां शराब माफिया था, उनके गुंडों ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी थी। ये लोग शराब माफिया जो चलाते हैं, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी उस एक्साइज पॉलिसी से। ठीक है, शराब चलिए सस्ती क्यों आलोक थी? जी, सो दैट के जो हरियाणा ये के तो रेटों सीधे से सीधे फर्क आप पड़ा लोगों पे हुआ ही है। आरोप लगा रहे हैं, और सवाल इस बात को नकली लेकर शराब जो का इस बीच धंधा हुआ, बंद हो सके। मनीष लेकिन सिसोदिया, इन्होंने सत्येंद्र राजनीति जैन, की सत्ता अरविंद का केजरीवाल दुरुपयोग जेल किया गए, है। इसका क्या आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, या फिर झारखंड की तरह हाथ से निकालना पड़ेगा, गंवाना पड़ेगा? देखिए नेहा जी, ये तो फैसला अंतोगत्वा जनता का है। लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि होता है, और आज हम भारत के जनता के आशीर्वाद से 19 राज्यों में अपनी सरकार सफलतापूर्वक चला रही। ये जो इतनी बातें शराब के लिए बोल रहे थे, इनके जो नेता गए हैं अंदर, वो शराब घोटाले में ही गए हैं, कोर्ट के विचाराधीन है, उस पर तो ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। कल को अगर कोर्ट ने इनके ऊपर सजा बहाल कर दिया तो ये बोलने के लायक नहीं रह जाएंगे। ये ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर का कोई पावर ही नहीं रखता हो। ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। इतनी बातें मैंने गिनाई जो इन्होंने नहीं किया, वो सारे टेलीविजन पर चली, उसके बारे में ये कुछ नहीं कह रहे हैं। इतनी भी बात, और अगर कोई, इन्होंने 1000 रुपये वादा किए पंजाब में महिलाओं को, अब तक एक महिला को 1 रुपया नहीं मिला है। इन्होंने मार्च में दिल्ली के महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा किया था, वो तो अभी तक मिला नहीं है। अब 2100 की बात कर रहे हैं, जो मिलना था वो तो मिला नहीं, और आगे 2100 का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। तो इस बार इनके लिए राह टेढ़ी है। ये इस बार इतनी आसानी से सत्ता पे काबिज चलिए नहीं ठीक है, होंगे। इतनी राहत टेढ़ी है। आलोक जी, एक बात बताइए, ये संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी करने की नौबत क्यों आई? अगर इतना ही उन्होंने काम नहीं किया और आपको लग रहा था कि चलिए ये तो जाएगी सरकार, जनता नकार देती है, जो काम नहीं करता उसको नकार देगी, जनता परिवर्तन कर देती है, जनता तो उसी का साथ देती है जो उसके लिए खड़ा होता है, या उसका साथ देता है, या उसका भला सोचता है। लेकिन ऐसे में ये संकल्प पत्र पार्ट 2 इसको जारी करने का क्या मतलब था? क्या कुछ रह गया था जो इसमें जारी कर दिया आप लोगों ने? देखिए, जो कुछ भी चीजें, हाँ, लोकतंत्र में चुनाव एक युद्ध है, हाँ, डाइल्यूटेड वार है। तो इसमें जो भी अस्त्र जिसके भी पास होंगे, चाहे नेता के रूप में हो, वर्कर के रूप में हो, या किसी एलिगेशन के रूप में हो, हाँ, उसका इस्तेमाल हर दल करता है। इसी के तहत जो चीजें हमसे छूट गई थी वो भी हमने जनता के सामने, मतलब आप साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपना लेंगे, यही कह रहे हैं आप? जीतना है। कौन नहीं अपना रहा है? आप उस दल का नाम लीजिए, कौन नहीं अपना रहा है? हम बड़े दल है तो हमारे पास ज्यादा नेता है, हमारे पास ज्यादा कार्यकर्ता है, लेकिन उनके भी तो जो सारे नेता है पिले हुए हैं, उनके भी वर्कर तो पिले हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो विक्रम जी ये कह रहे हैं कि हम तो भाई सारे तरीके अपनाएंगे, साम दाम दंड भेद, जैसे जीतना है चुनाव जीतेंगे, राजनीति करना है राजनीति कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन विक्रम जी एक बात बताइए, ये जो जेल जाना हुआ, आरोप भी भ्रष्टाचार के लगे, तमाम आरोप लगे, शीश महल का मुद्दा भी खूब उछाला गया, उसको उठाया भी गया, उसको भुनाया भी गया। अब क्या ऐसे में क्या लगता है कि जनता पे जो प्रभाव है वो गलत छोड़ के गया है? देखिए, जनता सब जानती है कि कैसे एक षड्यंत्र के तहत जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा, कांग्रेस ने देखा कि उनकी चादर तो पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिपटी पड़ी है, उसमें तो एक कोना भी ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार ना लिपटा हो, तो उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी हमें कटघरे में खड़ा करती है। तो एक षड्यंत्र के तहत ये एक केस बनाया गया। इसमें एक चीज सोचिए कि 2 साल बाद केजरीवाल जी का नाम कब लिया गया, जब गवाहों के किसी के कान का पर्दा फाड़ दिया, किसी के बेटे को अंदर कर दिया कि नाम ले लो बस एक बार। और आज तक आप देखो, परमिशन अब जाके इलेक्शन के टाइम दी है इन्होंने, वो भी इलेक्शन में एक ड्रामा करने के लिए, ड्रामा देने के लिए। अब मेरे आलोक वत्स जी बड़े रिस्पेक्टेबल है, अभी कह रहे थे हम तो साम दाम दंड भेद कर रहे हैं, वैसे कर भी दिखा भी दिया। ये प्रवेश वर्मा पैसे बांट रहा है, अच्छा झूठ बांट रहा है, गाली गलोच कर रहा है, क्लीन चिट मिल गई, अपमानित कर रहा है। उनको तो क्लीन चिट मिल गई ना। सुन तो लीजिए, मैं क्लीन चिट की बात पे आ रहा हूँ। हाँ, पंजाबियों को अपमानित कर रहा है। अभी तक ये ट्रायल नहीं शुरू करवा पाए, अभी तक परमिशन अब जाके इलेक्शन के टाइम ड्राबा देने के लिए दी है। जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो तो इनका दूध का दूल्हा हो जाता है।
आम आदमी पार्टी जानती है हमने कुछ किया नहीं, हमारे नेता जानते हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हम इनके दबाव में आते नहीं। अब एक चीज और देखिए, 19 स्टेट्स में ये कह रहे हैं हमारी सरकार है, कहीं भी आज तक ये फ्री बिजली नहीं दे पाए। पंजाब में हमने 300 यूनिट फ्री कर दी, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 200 सब्सिडी पे दे रहे हैं। इनकी 19 स्टेट्स में सरकार है। हरियाणा में इन्होंने कहा था हम महिलाओं को 2100 रुपया देंगे, नहीं दे पाए। इन्होंने राजस्थान में वायदा किया था 450 का सिलेंडर देंगे, बाद में केंद्र सरकार मुकर गया, कहते हमने थोड़ी किया था जी, वो तो वहां की लीडरशिप ने किसी ने कह दिया होगा। और कल इनके एक प्रवक्ता अनंत जी मेरे साथ एक निजी चैनल पे डिबेट में थे, उन्होंने स्पष्ट कहा, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग रखी हुई है, मैंने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले ली थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम कह तो रहे हैं देंगे, पर सभी को नहीं देंगे, हम देखेंगे किस किस को जरूरत है। जो ये संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं, इनके तो पहले वायदे होते थे, गारंटियां हमने शुरू की, तब ये संकल्प पत्र पे आए। मोदी जी क्या कहते थे, ये फ्री बीज देश के लिए नुकसानदायक है, युवाओं के लिए नुकसानदायक है, ये नहीं होनी चाहिए। तो अब ये क्यों ड्रामा कर रहे हैं, सिर्फ वोटें लेने की। दिल्ली की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, दिल्ली की जनता क्या, देश की जनता बहुत पढ़ी लिखी है सर, सब समझती है, सब जानती है, सब देख रही है। और कौन उसका भला कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन बड़े बड़े वायदे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, और इतने वायदे कौन पूरे करता है, कौन नहीं करता, वो सब जानती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।